तुम लोग आ गए? हाँ। बैठो बैठो। आज दूध कितना लीटर निकला? 80 लीटर, 40 रुपया करके। ये लीजिए 3200 रुपया। आज बाजार में बैंगन कितने टोकरी गए? 20 टोकरी। भाव क्या था? भाव 10 रुपया करके किलो। 20 टोकरी में 4 कुंटल हुआ था। ये लीजिए 4000। बैंगन के दाम तो किलो 12 से 13 रुपए होना चाहिए था। क्या करे, व्यापारी दाम देना नहीं चाहते हैं। हमारा एक पुराना व्यापारी था, उसने ले लिया। और सरसों? क्विंटल 3000 रुपये हुआ। कम से कम 3500 रुपए होना चाहिए था। पिछले साल तो 4000 रुपए हुआ था। हम किसानों पर व्यापारियों का जब तक राज चलेगा तब तक हम किसानों का उन्नति नहीं होगा। फसल रखने के लिए कई जगहों पर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। वहाँ अगर हम लोग फसल स्टोर करते हैं तो दाम बढ़ेगा, लेकिन वो जगह हमारे यहाँ से काफी दूर है। सुना है हमारे यहाँ भी सरकार ने कोल्ड स्टोरेज बनाने का कोई योजना लिया है। हमारे यहाँ भी कोल्ड स्टोरेज बनाकर फसलों को रखने का व्यवस्था करना पड़ेगा। आज बाजार में पत्ता गोभी इतना इकट्ठा हुआ था कि पाइकारी व्यापारी ज्यादा नहीं था, इसलिए कई किसानों को पत्ता गोभी फेंक कर आना पड़ा। उन किसानों का घर कैसे चलेगा? दिन रात मेहनत करके अपना फसल बाजार में छोड़ के घर लौटना पड़ता है। वे लोग कैसे जिएंगे? हमें ऐसे फसलों की खेती ज्यादा करना चाहिए जो फसल जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तुमने ठीक बोला। हमें धान, मरापात, सरसों आदि का खेती ज्यादा करना पड़ेगा। तुम लोग ये खबर दूसरे किसानों को भी दे दो। ठीक है, हम ये खबर दूसरे को भी दे देंगे। अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो। अलमारी में रख देना, मुझे मौजादार के घर जाना होगा। कितनी देर से मैं नाश्ता करने के लिए बैठी हूँ। ठंडा हो गया होगा, मैं गरम करके लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं नहा कर खाऊंगा। तुमने क्यों नहीं खाया? शादी के कितने दिन हो गए, आपके खाने से पहले मैंने किसी दिन खाया है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे बहुत सारे काम और व्यापार रहते हैं, इसलिए मुझे सुबह से शाम तक व्यस्त रहना पड़ता है। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करना चाहिए, तुम्हें समय पर खा लेना चाहिए। मैंने भी आपकी तरह भूख के पेट रहने से कैसा लगता है आदत बनाना शुरू कर दिया है। कम से कम समय पर खाना तो खाया कीजिए, नहीं तो इतना रुपया किसके लिए? हमारे जमीन पर किसान खेती बाड़ी करके जो फसल उगाते हैं उसका आधा हिस्सा हमें मिलता है। अगर इस पर हम खुद नजर नहीं देंगे तो और कौन देगा? गरीब किसानों की भलाई के लिए आप कुछ कीजिए। उन लोगों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे जल्दी जाना होगा। मौजादार के घर से सीधे बालूगांव जाना होगा, वहां विचार है, फैसला देना है। अफसाना, तुम घर के बाकी काम संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। मेरा जमीन पर क्यों काम कर रहे हो? आपका जमीन? आप क्या बोलते हैं? मैं अपना जमीन पर खेत कर रहा हूँ। नहीं, ये जमीन मेरा है। तुम अपना काम बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे, आप क्या बोलते हैं? ये मेरे बाप दादा का जमीन है। जमीन का कोई दलील या पट्टा है तुम्हारे पास? जमीन का कभी खतरा दिया है तूने क्या? नहीं, इस इलाके के जमीन का पट्टा सरकार ने किसी को नहीं दिया।
सब लोग तो बिना दलील के ही खेती कर रहा है। ये दिन चला गया है, इस जमीन का पट्टा मेरे नाम पर हो गया है। तुम किसी और दूसरे खेती में काम कर लो। परंतु ये जमीन मेरा ही है, चाहे पट्टा मिले या ना मिले, पीयू से इसका दखल मेरा ही है। कौन बोला है इस पर दखल तुम्हारा है? पिछले 20 सालों से मेरे दखल होने के कारण सरकार ने मुझे ये तोजी पट्टा दिया है। अब तुम काम बंद करो और जाओ यहाँ से। इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। हकीम साहब से मैं दरखास्त करूंगा। योगों से इस जमीन पर मैं खेती कर रहा हूँ, तो आज छीन लेना चाहते हैं? नहीं, मैं ये जमीन किसी को नहीं दूंगा। हाँ, किसी को नहीं दूंगा, कह दिया हूँ मैं। तुम काम बंद करो और जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो पीठ का सबड़ा उजड़ दूंगा। या अल्लाह, इस गरीब किसान पर रहम कर अल्लाह, रहम कर। मिट्टी छीन लेने से मैं क्या खाऊंगा, कैसे परिवार पालूंगा? मेरा मिट्टी मुझे वापस दे अल्लाह, मेरे मिट्टी मुझे वापस दे अल्लाह, मेरे मिट्टी मुझे वापस अब जाओ यहाँ से। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। कहाँ हो? क्या हुआ? अरे हमारे जीवन पर कयामत आ गया है। हमारा मिट्टी को रसीद देवान कागजात बनाकर अपना नाम कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तनिक धीरज रखिए। आइए बैठ लीजिए, आइए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। कोई वकील के पास जाकर बात करने से हमारा जमीन वापस जरूर मिलेगा। वकील को पैसा कहाँ से दूंगा? मुकदमा करने से कोई साल लग जाएगा। खेती बाड़ी नहीं करने से घर कैसे चलाऊंगा? कुछ मजदूरी का काम नहीं तो ठेका का काम करके घर चलाना पड़ेगा। इस उम्र में मैं कहाँ मजदूरी करना जाऊंगा? गांव के लोगों के घर जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा? सुना है मजीद अली ने नया ईंट का भाटा खोला। बहुत मजदूर का जरूरत है। हमारे रसीद अली वहाँ मुंशी का काम करता है। नहीं नहीं, ईंट भाटा में मैं काम नहीं करूंगा। इस गांव में कुछ भी काम नहीं करूंगा। गांव में काम करना नहीं चाहते हो तो शहर में जाके काम कर सकते हैं। हाँ,
शहर में तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मैं वहां काम करने जाऊंगा। मैं भी फरीदा को साथ लेकर कल ही काम ढूंढना शुरू करूंगी। सुना है होटल में यहाँ के औरत काम करने जाते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग कहीं काम करने नहीं जाओगे। मुझे सहन नहीं होता। कल शहर जाकर मैं काम की तलाश करूंगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम बड़ी होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर क्यों बनोगे? उस दिन मैं बाबा के साथ हॉस्पिटल गई थी। उधर बहुत लोग थे। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है। अच्छा, इसलिए तुम गरीबों की इलाज करने के लिए डॉक्टर बनोगे, है ना? हाँ, मैं बड़ी होकर बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। मुझे कौन देखभाल करेगी? मैं आपको अपने साथ रखूंगी, कहीं नहीं रहने दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। नमस्कार। आप सब जानते हैं हमारे देश में पुरुष और नारी को समान अधिकार मिला है, तो भी नारी को समाज का बोझ उठाना पड़ता है। आप ये भी जानते हैं उद्योग नौकरी से प्रारंभ करके राष्ट्रपति तक सभी जगहों पर नारी का समान अधिकार है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव के, हमारे इलाके के महिलाएं भी घर में बंदी बनकर रहे। आप किस बंदी के बारे में कह रही है? मैं कह रही हूँ हमारे इलाके के अनपढ़ महिलाओं के बारे में। नई पीढ़ी के जो लड़कियाँ आ रहे हैं, उन लोगों के जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। हम आपकी बात नहीं समझी। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ के भाभी मौसी या आप लोगों को भी 12 से 15 साल के अंदर शादी करके घर में रहने पड़ा। हमें बच्चे को देखभाल या खाना पीना खिलाने के सिवा आप लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिली। हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चे को उच्च शिक्षित दिलाने के लिए कोशिश करना चाहिए। शिक्षित होकर भी लड़कियों को नौकरी नहीं मिलती। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बैंक, दुकान, सभी कामों का हिसाब जानना जरूरी होता है। हमारे समाज में एक परंपरा है, हम अपनी लड़की को जल्दी शादी करा के घर से निकाल देते हैं। ये एक सामाजिक अपराध है। कानून के मुताबिक लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं करनी चाहिए और 21 साल की पहले लड़कों का शादी करवाना भी अपराध है। सुना है हमारा गांव का फजल का बेटी को 2 दिन बाद शादी है। उसकी उम्र कितनी है? सुना है उसका उम्र 12-13 साल की होगी। तो ये शादी हम किसी भी तरह बंद करवाएंगे। ये शादी हम होने नहीं देंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं? ये शादी नहीं होना चाहिए। तो हम सब समझा बुझाकर उनके शादी बंद करते हैं। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो शादी के दिन पुलिस में FIR दे के ये शादी को रोकना पड़ेगा। ऐसे भी मैं SP साहब से इस बारे में बातचीत की हूँ। वो लोग पुलिस फोर्स भेजने के बारे में भी बोले हैं। तो आज के सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने जो सुना है, क्या वो सच है? क्या सुना है? सुना है रूबी चाचा की लड़की फरहाना के साथ आप शादी करने जा रहे हैं। हाँ, लड़की की बहुत उम्र हो गई है, शादी नहीं हुई है, इसलिए सबने कहा आप ही शादी करके इसे घर में रख लो। मैंने भी सोचा, अपना कारोबार भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तुम्हें अकेले संभालने में बहुत कष्ट होगी, इसलिए मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं संभाल नहीं सकूंगी? मेरे हिसाब में किसी दिन कुछ कम या बेसी हुआ है क्या? कितना कष्ट करके इस घर के लिए काम किया और आज उसका ये नतीजा मिला कि सौतन घर आएगी। कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। तुम्हें मैंने कभी अलग नहीं समझा और नहीं समझूंगा। तुम अपनी जगह पर ही रहोगे, बल्कि वो आने से तुम्हारी भी सेवा करेगी।
कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हमारे खानदान की परंपरा रही है कि हम कम से कम 3 बार शादी करते हैं। ये परंपरा मेरे बाप दादा के समय से चलती आ रही है। मेरी पहली शादी तुम्हारे साथ हुई थी। इतने साल हम शांति से रहे। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आपने जब फैसला ले लिया है तो मैं कल से एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं मायके चली जाऊंगी और दोबारा वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। बच्ची को भी शिक्षित बनाना है, बड़े आदमी बनाना है। आप लोगों की यहाँ क्या शिक्षा मिलेगी? एक औरत के रहते हुए दूसरी शादी करके उसके साथ रहेंगे, यही शिक्षा मिलेगी। ऐसे समाज में मैं अपने बच्चे को रहने नहीं दूंगी। उसे मैं अपने साथ रख के अच्छा आदमी बनाऊंगी। तुम ऐसा मत करो, हम बदनाम हो जाएंगे। बदनाम होगा तो ऐसा बदनाम होना जरूरी है, नहीं तो मेरी जैसे औरत को हमेशा सौतन के साथ झगड़ा करके रहना पड़ेगा। तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन घर छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे घर में मेरी बेटी के पढ़ाई लिखाई में बहुत कष्ट होगी। ऐसा मत कहो बेटी के बारे में। अगर आप उसके बारे में सोचते तो दोबारा शादी करने के लिए कभी नहीं कहते। कल मेरे भैया आकर हमें ले जाएंगे और अगर आपने कुछ गड़बड़ी किया तो हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। जब तुमने सोच ही लिया है तो जाओ। तुम दोनों के लिए मेरा घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तुम्हें जब भी दिल करे आ जाना। चलो। तुम ज्यादा चिंता मत करना। अगला हफ्ता मैं कर्नाटक में काम करने के लिए जाऊंगा। हमारे इस दलगांव के अंचल के 2000 से ज्यादा लोग वहां काम कर रहा है। जाफर को टिकट कटाने के लिए पैसे दे दिया हूं। टिकट मिलने के दिन चलेंगे। अब चले जाने से बच्चों को लेकर मैं कैसे घर संभालूंगी? अम्मी अब्बा का बारे में भी आप जानते हैं। भाईजान ने उसे बेदखल कर दिया है। मैं वहां जाकर कुछ बंदोबस्त करते ही रुपया भेजूंगा। वहां से हमारे गांव के लोग आते जाते रहते हैं। तुम किसी प्रकार 1 महीना कष्ट उठाकर घर संभालो। मामा, हम बाबा के घर छोड़कर इधर क्यों आ गए? हम कब जाएंगे? मुझे बहुत याद आती है। नहीं बेटी, हम वहाँ कभी वापस नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे नाना जी का घर है। ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। पर क्यों माँ? हम बाबा के घर छोड़कर इधर क्यों आ गए? तुम्हारे बाबा और एक लड़की को घर ले आए, इसीलिए हम वहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ तुम, मैं और नाना जी के सिवा और कोई नहीं है। मैं भी किसी और के साथ नहीं रहना चाहती हूँ।
बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। तुमको यहाँ रहकर अच्छे से पढ़ाई करना होगा और डॉक्टर बनना होगा। हाँ माँ, मैं बहुत पढ़ूंगी। उसके बाद मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। चलो ठीक है, अंदर चलते। आप समाज के सम्मानीय लोग हैं और इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम लोग आपका चर्चा करने लगे और आंदोलन करने लगे। इसलिए हम लोग आए हैं आपके पास बातचीत करने के लिए, ताकि एक सिद्धांत हम ले सकें। आप कहना क्या चाहते हैं, हमें साफ साफ कहिए। समाज के कमजोर लोगों और नारी का सहायता करना हमारा नारी मुक्ति एनजीओ का मुख्य काम है। इसलिए हम चाहते हैं आप कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। गैर कानूनी? मैंने क्या गैर कानूनी काम किया है? और आप लोगों को मेरे घर में किसने भेजे है? हम लोगों को किसी ने आपके घर नहीं भेजा है। हमने सुना है कि आपके परिवार अफसाना दीदी के होते हुए भी आपकी दूसरी लड़की के साथ शादी कराने जा रहे हैं। ये बहुत अन्याय होगी, इसीलिए ये शादी आप रोक दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस ये शादी कैसे रोकेगी? अगर आप लोग ज्यादा मेरे पीछे लगेंगे तो उसी को तलाक देकर रिहा कर दूंगा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप तो समझदार आदमी है, आपको सोच समझकर काम करना चाहिए। ये तो सही है। आप लोग ज्यादा हमारे व्यक्तिगत जिंदगी पर नजर मत डालिए। ये परंपरा हमारे पीढ़ियों से चलती आ रही है। काजी और मौलवी कुरान और शरीयत के मुताबिक ही शादी कराते हैं ना। उन लोगों को बुलाने से आकर दुआ कर देगा। ये फैसला आपका है, उनका नहीं। आप लोग कोई दूसरा काम कीजिए, हम भी उस पर मदद करेंगे। मर्द और औरत के व्यक्तिगत सिद्धांत पर दबाव मत डालिए। देखिए, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये एक सामाजिक व्याधि है। परंपरा के नाम से हजारों लड़कियों के जीवन नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप ये शादी रोक दीजिए, नहीं तो हम नारी समाज आपके घर को अलग करके रख देंगे। मैं सोचूंगा। शादी नहीं करने से उस लड़की की भी बदनामी होगी। कृपया आप मुझ पर दबाव मत डालिए। नमस्ते। ठीक है, हम चलते हैं।